आज हम बात करने वाले हैं 17वीं सदी के भारत के एक ऐसे शासक की जिनकी पहचान न तलवार से थी बल्कि कलम और भक्ति से थी। जी हाँ, हम मिल रहे हैं रीवा के उस विद्वान राजा से जिनका नाम था महाराजा भाव सिंह। बघेल राजाओं की गौरव गाथा, क्या लाइन है। ये शब्द सुनते ही हम सीधे इतिहास के उन पन्नों में पहुंच जाते हैं, है ना, जहां शौर्य, कला और ज्ञान की न जाने कितनी कहानियां लिखी गईं। और जानते हैं, इसी गौरव गाथा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है महाराजा भाव सिंह। तो सवाल यही उठता है कि वो थे कौन? क्या वो सिर्फ एक राजा थे या फिर एक बहुत बड़े विद्वान या एक दूरदर्शी, एक बिल्डर? आखिर महाराजा भाव सिंह की असली पहचान थी क्या? चलिए आज की इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराजा भाव सिंह और उनके दौर को थोड़ा समझ लेते हैं। तो उनका शासनकाल था 1660 से 1690 तक का। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उसी दौर में मुगल सम्राट थे औरंगजेब, और कहते हैं कि दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था। अब सोचिए, शायद इसी दोस्ती की वजह से उन्हें वो राजनीतिक शांति मिली जिससे वो अपना पूरा ध्यान कला, साहित्य और निर्माण पर लगा सके। अब आते हैं उनके शासन के सबसे खास, सबसे अनोखे पहलू पर, और वो था ज्ञान। विद्वता के लिए उनका जो लगाव था वो कमाल का था। देखिए, महाराजा भाव सिंह खुद संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं कि उनका झुकाव ना शासन से कहीं ज्यादा अध्यात्म और धर्म की तरफ था, और यही सोच, यही चिंतन उनके राज करने के तरीके में भी साफ झलकता था। उनके फैसलों में बल से ज्यादा विवेक दिखाई देता था। और एक अच्छे शासक की निशानी क्या होती है? वो ज्ञान को सबसे ऊपर रखता है। उन्होंने भी यही किया। उनके दरबार में देखिए कौन कौन थे। कवि रूपिणी शर्मा, बालकृष्ण सूरी और भी कई महान विद्वान और कवि। उनके संरक्षण में ये सब फले फूले। सच पूछिए तो रीवा का दरबार उस वक्त टैलेंट का एक बड़ा सेंटर बन गया था। और यहां एक और दिलचस्प बात है, वो सिर्फ दूसरों के ज्ञान की तारीफ नहीं करते थे। अरे, वो तो खुद एक रचनाकार थे। उन्होंने हौत्र कल्पद्रुम नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ आज भी उनकी विद्वता का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि उनकी जो ये गहरी आस्था थी वो पत्थरों में कैसे ढली, कैसे उसने वास्तुकला का रूप लिया, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे सामने है। ये जो नंबर है ना 3, ये उनकी भक्ति की गहराई बताता है। महाराजा भाव सिंह भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पुरी की पैदल यात्रा की थी। सोचिए, ये उनकी अटूट आस्था का कितना बड़ा प्रतीक रहा होगा। और वो सिर्फ खुद यात्रा करके नहीं लौटे, वो अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को वापस अपनी प्रजा के लिए भी लेकर आए। उन्होंने पुरी से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लाकर मुकुंदपुर, कोटर और रीवा में स्थापित करवाईं। मकसद ये था कि उनकी प्रजा को भी वही आध्यात्मिक सुकून मिल सके। लेकिन ये जो निर्माण का काम था, ये सिर्फ महाराजा तक ही नहीं रुका। उनकी जो प्रमुख रानी थीं, महारानी अजब कुंवरी, वो भी इस काम में बराबर की हिस्सेदार थीं। एक तरफ जहां महाराजा किले में लंबा घर और मोती महल बनवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर महारानी अपनी प्रजा के लिए रानी तालाब और मंदिर बनवा रही थीं। ये एक साझा सपना था जो दोनों मिलकर पूरा कर रहे थे। और यही बात तो उनकी विरासत को खास बनाती है ना, कि उनके बनाए हुए रानी तालाब और निपनिया जैसे इलाके आज भी इतने सालों बाद भी रीवा शहर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। यहां आकर लगता है कि इतिहास वर्तमान से सीधे हाथ मिला रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब हम उनके शासनकाल के आखिरी दौर की सबसे बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, और वो चुनौती थी उत्तराधिकार का सवाल। एक ऐसा राजा जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उसका वारिस कौन होगा? ये आंकड़ा थोड़ा हैरान कर सकता है। महाराजा भाव सिंह की 1-2 नहीं बल्कि 19 रानियां थीं, लेकिन इसके बावजूद उत्तराधिकार का संकट वो बना का बना हुआ था। इन 19 रानियों में जो सबसे प्रमुख थीं, वो थीं महारानी अजब कुंवरी। वो चित्तौड़ के राजघराने से थीं और बिल्कुल महाराजा की ही तरह बहुत धार्मिक थीं। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, बल्कि एक सच्ची साथी, एक सलाहकार थीं। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, सबसे बड़ा सवाल। जब राजा की अपनी कोई संतान ही ना हो, तो राज्य का क्या होगा? बघेल वंश का भविष्य क्या होगा? जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। और यहीं पर महाराजा भाव सिंह की विद्वता और दूरदर्शिता फिर से सामने आई। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य को चुना। फैसला लिया कि उनके छोटे भाई के बेटे अनिरुद्ध सिंह उनके उत्तराधिकारी होंगे।
और सिर्फ फैसला ही नहीं लिया, बल्कि खुद अपने हाथों से अनिरुद्ध सिंह को गद्दी पर बैठाया और हमेशा के लिए राज्य के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। तो आखिर में बात यह निकल कर आती है कि महाराजा भाव सिंह की विरासत खून के रिश्ते से नहीं बल्कि उनके कामों से बनी। उनका ज्ञान, उनकी भक्ति और वो सोच जो उन्होंने पत्थरों में उकेर दी, उसी ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि कैसे एक इंसान की बनाई हुई इमारतें और लिखे हुए ग्रंथ उसके खून के रिश्ते से भी ज़्यादा जिंदा रह जाते हैं, उससे भी ज़्यादा स्थायी हो सकते हैं। शायद महाराजा भाव सिंह की कहानी ही इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है।